और इनके आंसू, इनके दर्द में अपना दर्द भी मिला रहे हैं। सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील करे, और सरकार अगर नहीं अपील करेगी तो हम इन विक्टिम की आवाज़ बनेंगे। हम इस शासन के अंदर इनके हकों के लिए लड़ेंगे और अगले शासन में इनको हक स्वतः ही दिलाने के लिए कोई न कोई पैकेज बनाएंगे। बीजेपी का सबसे बड़ा इलेक्शन का हथियार दंगा, वो तो किसी भी कीमत पर दंगा फसाद करवाती है। और धार्मिक यात्राओं में यदि कोई पार्टी दंगे फसाद कराए, माहौल बिगाड़े, जिस राजस्थान में वो रहते हैं, जिस राजस्थान की रोटी खाते हैं, उसी राजस्थान में बीजेपी हर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश करती है। बीजेपी के मन में कहीं ऐसी भावना नहीं है कि दंगे से बचा जाए। बीजेपी के मन में एक ही भावना है कि दंगा फैलाया जाए। तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रही कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास कोई मंत्र नहीं है। मंत्र एक ही है, दंगा फैलाओ और चुनाव जीतो। तो बीजेपी के नेता बार बार कभी बम ब्लास्ट का मामला उठाते हैं, कभी कुछ। ये बीजेपी के टाइम पे बम ब्लास्ट हुआ था। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जयपुर सीरियल ब्लास्ट जो 2008 में हुए, और हम कई बार आंकड़ों के जरिए और सारी चीजें दिखा चुके हैं कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग इंजर्ड हुए। और उसी को लेकर के अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी सजा, जो फांसी की सजा थी, वही माफ नहीं, बरी कर दिया गया, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट था काफी वीक रहा। ये एक चर्चा का विषय। लेकिन अब ये अचानक चर्चा में क्यों है? चर्चा इस वजह से है कि अभी फिलहाल भाजपा नेता उन पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के साथ में कहा जा रहा है कि एसएलपी दायर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। एक तरह से आतंकी हमला था ये, और सीरियल ब्लास्ट इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। जो लोग मरे उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन बरी हो गए, ये बड़ी बात है। तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि सरकार का लेखो न रहा, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये सब कुछ हुआ है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये सियासत का वक्त नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है, कानूनविदों की सलाह ले रही है, और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो जख्म हरे करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए यही चर्चा हम आज शुरू करेंगे और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ संदीप लोहाड़िया जी जुड़ रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं, और भाजपा से हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। चेतन राजपुरोहित जी, क्या लगता है आपको, अभी सभी के पास में जाना और जो पीड़ित हैं उनसे कहना कि कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा है, इतने दिन से याद क्यों नहीं है इन लोगों की, उन परिवार को कभी किसी ने संभाला नहीं जाके? ये दिन की बात नहीं है, फैसला अभी आया है। फैसला आने के सभी लोग फैसले का इंतजार कर रहे थे, और सबको ये उम्मीद थी कि जिन लोगों ने जयपुर को जख्म दिए हैं, जयपुर को घाव दिए हैं, ये किसी समाज, धर्म, जाति, किसी की बात नहीं है। ये बात है उन आतंकवादियों की, उन अपराधियों की, जिन्होंने जयपुर को जख्म दिया। मैं तो कहता हूँ ये पूरे जयपुर शहर को जख्म दिया था। पीड़ित परिवार तो है ही, जिन लोगों के घर से गए हैं उनके लिए तो आजीवन क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है कि व्यक्ति चला जाता है। अब आता हूँ मैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि यही केस जयपुर का फांसी की सजा सुनाई जाती है, और यही केस, सेम केस के अंदर अपराधी बरी हो जाते हैं। कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाने का अलग मैटर है, न्यायालय पे कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक मानना है कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, वो अपने आप में एक इंगित करता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अपराधी नहीं बचने चाहिए। अपराधी उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं बचने चाहिए कि अपने पैरवी में कहीं कमी आ जाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस मामले में 48 वार ही हियरिंग के अंदर सरकार के पक्ष की पैरवी नहीं करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, इसमें जाति, धर्म किसी को नहीं देखना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जो गए हैं, कल गए हैं, आज राजेंद्र जी, माननीय राजेंद्र जी राठौड़ भी गए हैं, उन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने में कहाँ आपत्ति है? इसमें राजनीति का कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनके जख्म गहरे हो गए हैं। जैसे ये कोर्ट का फैसला आया है, उन लोगों के घाव हरे हो गए हैं वापस,
और उन हरेक गांवों को मरहम लगाने के लिए जाना चाहिए। अपन भी जाते हैं पड़ोस में कहीं भी कोई घटना होती है तो अपन एक आम नागरिक के नाते भी अपन जाते हैं और सांत्वना व्यक्त करते हैं। अब रही कोर्ट की बात, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाएगी, इनके पक्ष की पैरवी करने के लिए भी काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वकीलों के संपर्क में है और इस मुद्दे को केंद्रीय उच्चतम न्यायालय में जाना लेके जाएगी। और क्यों लेके जाएगी? लेकिन ये बात तो गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि हम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं, इससे विधि विशेषज्ञों की राय लेंगे और ये बिल्कुल निर्देश दे चुके हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के लिए इसकी तैयारी की जाए। मैं ये बात पे आ रहा था, बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य कदम है, मैं मानता हूँ इस बात को। सरकार अगर जारी है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा एक मानना है इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये तुष्टिकरण की प्रेरित सिस्टम हुआ, डेवलप इसलिए हुआ। एक लास्ट लाइन है, डेवलप इसलिए हुआ कि 48 बार पैरवी नहीं करना सरकार क्या नींद में सो रही है? क्या पैरवी नहीं कर रहा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और पैरवी क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा प्रश्न एक ही है कि आज उच्च न्यायालय को ये क्यों कहना पड़ा कि पैरवी सही तरीके से नहीं हुई। इस कारण से ये अपराधी में उनको अभी नहीं कह सकता क्योंकि फैसला जब तक न्यायालय के थ्रू नहीं आया अंतिम फैसला। लेकिन आरोपी अभी भी आरोपी बरी जिंदा बम में जो ट्रायल चल रहा है वो भी जारी है। मैं चलिए आऊंगा आपके पास में, RR तिवारी साहब का रुख करना चाहूंगा। तिवारी साहब, अभी आपने सुना बीजेपी अपनी ओर से तैयारी कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। वो उन पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनके नेता उन्हें एक भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? योगेंद्र भाई, मैं जयपुर में जन्मा पैदा और जहां ये कांड हुआ 4 दीवारी के भीतर का है। मैं चांदपुर बाजार में रहने वाला हूं और ये चेतन भाई हैं बीकानेर से रहने वाले। जो चीज मैं जानता हूं वो चेतन भाई तो आज प्रवक्ता के रूप में है। सवाल है कि चेतन भाई आप इस बात का जवाब दो कि राजधानी जयपुर में 71 आदमी मारे जाते हैं, आतंकवादी सीरियल बम ब्लास्ट से मार देते। उस समय सरकार किसकी थी? महारानी वसुंधरा राजस्थान की सरकार में थी, मुख्यमंत्री। और ये जो राजेंद्र राठौड़ जी ने जो आज आप मिलने जा रहे हो, 15 साल बाद में आपको लाशों पर राजनीति करने के लिए एक मुद्दा मिल गया, कोर्ट ने दे दिया। राजस्थान में आप सरकार के खिलाफ, जननायक की सरकार के खिलाफ कोई जनहित का मुद्दा नहीं उठा पाए। आपको अचानक एक अदालत के फैसले ने जान डाल दी कि चलो अपन पर्यटन स्थल है, घूम आएंगे, लोगों को अखबारों में टेलीविजन पे अपनी फोटो दिखा देंगे। ये सीपी साहब सर, मैं पहली बार जयपुर में जयपुर में किसी जनहित की यात्रा तो करते, सीधे वहां जाकर के करें। हम कह रहे हैं जब अदालत ने उनको फांसी की सजा दी, आपने कौन से पटाखे छोड़े थे? और एक अदालत अगर उनको बरी कर देती तो आपको लगता अन्याय हो गया। राजस्थान की जननायक सरकार ने तत्कालिक AG जो राजेंद्र यादव थे, कमियां अगर पाई गई तत्काल हमने AG पद से उनको हटा दिया। सवाल है कि कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको सही प्रिडिक्शन करो। कोर्ट ने कहा है इन्वेस्टिगेशन में खामियां रखी गई, और इन्वेस्टिगेशन में कौन था? तत्कालिक सरकार में जो भी कोई पुलिस अधिकारी थे उनसे कड़ी से कड़ी जोड़ने में असफल रहे। इसमें न्यायपालिका की भूमिका कहां आती है? और फिर भी मैं कह रहा हूं, लाशों पे राजनीति करना बंद करो। राजस्थान की जनता जानती है, 15 साल बाद में आपको अचानक याद आता है कि जयपुर में 71 आदमी मर गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राज्य में आपके मुख्यमंत्री, आपकी कैबिनेट, आपका पूरा बहुमत, और राजधानी में लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कई 7 बजे, कभी 7:05 पे, कई 7:10 पे, कई 7:20 पर, आप लाशों की राजनीति। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, मैं पहले भी इस बात को, क्योंकि जिस दिन सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस दिन मैं उस घटनाक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने बॉडी जब तक नहीं उठी थी उससे पहले भी हम लोग वहां पहुंचे थे, और क्या SMS हॉस्पिटल की स्थिति थी, कैसे हम लोग वहां से निकल करके गए थे, कैसे खून की लेयर्स जमा हुई थी। लगातार उस एपिसोड को हमने देखा। जब तक एक पेशेंट भी रहा तब तक एक से हम मिलते रहे। मैं कहूंगा कि आप लोग सियासत करो, चाहे बीजेपी करे चाहे राजनीति करे, कांग्रेस करे, लेकिन सैल्यूट उस जनता को जब खून के लिए अनाउंसमेंट किया गया कि ब्लड की कमी है, और देने वालों की जो भीड़ तो थी, वहां सर मैं माफी चाहूंगा। नहीं सर, सुनिए अभी आपने कहा कि सरकार किसकी, सर आपने कहा कि सरकार किसकी थी। देखिए, 2 बातें होती हैं तिवारी साहब। अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गंदगी नहीं हो सकती
और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लाशों के बगैर रोटियां सेकी जा रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भूख होगी फिर उसकी। आप इस सहजता के साथ में वसुंधरा राजे भी नहीं चाह रही होगी और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते होंगे कि सीरियल ब्लास्ट कहीं पे हो। हम इन चीजों को क्यों घसीटते हैं कि अगर आज मिस्टर राज पुरोहित कहें कि उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट थी, उनका खुफिया तंत्र था, वो फेल था, आई थिंक कोई चाहेगा, कोई पॉलिटिशियन या कोई सरकार में बैठा नुमाइंदा कि मेरे वक्त इस तरह के सीरियल ब्लास्ट। तो योगेंद्र भाई, कोई मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसका कोई डबल एज या कोई वकालत करने वाला मुख्यमंत्री तो करता नहीं, कांग्रेस का नेता तो करता नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, फैसले पर हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, सर्वोच्च न्यायालय बाकी है। तिवारी साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए तिवारी साहब, हम उस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा, ना सरकार की नीयत पे कोई सवाल खड़ा कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी मॉनिटरिंग का अभाव रहा सर, इतने लोगों की। एक बात सुन लीजिए, आपके लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर धारीवाल, वो यूडीएच का इतना ख्याल रखते हैं, अपने विभाग का नहीं रखा जाता उनसे, विधि मंत्रालय क्यों दे रखा उनको विभाग, जब मालूम है कि इसकी हेरिंग डेट्स में ये जा रही है? मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सकते? एक जेडीए की फाइल उनके पास में जाती है, इस फाइल पे वो चर्चा नहीं कर सकते थे, इसके रिकॉर्ड नहीं ले सकते थे? मैं चलिए आप दोनों के पास में नहीं आऊंगा, संदीप लोहाड़िया जी के पास में जाना चाहूंगा। लोहाड़िया साहब, क्या लगता है, लॉ मिनिस्टर हैं, आपको नहीं लगता कि पैरवी से पहले इसमें नेग्लिजेंस मिनिस्टर की भी मानी जा सकती है? उन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा? डे टू डे कोर्ट के मामले में दखल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट उनका है, ये पूछा नहीं जा सकता था कि वास्तव में स्थितियां क्या चल रही हैं? ये सवाल मैं इस वजह से कह रहा हूं, मुझे एक बहुत सीनियर लॉयर ने कहा जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि इसमें नेग्लिजेंस इस स्तर पे रही कि वो लगातार जनाब आपके डबल एजी नहीं जा रहे थे, उनकी जूनियर आ रही थी वहां पे। मैं गलत कह रहा हूं ये बात? तो क्या वास्तव में इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती थी? जोगिंदर जी, जिस तरह की बातचीत आपने भी करी, वास्तव में ये तंज है जयपुर पे, और इस तंज के साथ साथ जिस तरह से अब जो चीजें चल रही है वो उस तंज को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तिवारी जी ने बात कही कि राजेंद्र यादव जी की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं उसमें। आपने जो क्वेश्चन उठाया शांति धारीवाल जी, क्यों नहीं शांति धारीवाल जी ने उसको डे बाय डे मॉनिटरिंग करी? मैंने पहले भी डिबेट में एक बात कही थी, जेडीए की छोटी छोटी फाइलों में स्पेशल पीपी बन के 5-5 लाख 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए की फीस लेते हैं, क्यों नहीं उन्होंने मॉनिटरिंग करी? राजेंद्र यादव जी के ऊपर आप अगर आज गाज गिरा रहे हो तो उन्होंने अपनी पैरवी ढंग से करी, लेकिन जो तथ्य कोर्ट के सामने आने चाहिए थे उसके बारे में किसी ने समीक्षा नहीं करी, चाहे सीएम हो, चाहे लॉ मिनिस्टर हो, चाहे और कोई हो, या जिसने इस केस को, जिसका मॉनिटरिंग ऑफिसर बना रखा था, XYZ जो भी ओएसडी था, उसने इसको ये समझा कि नीचे से कोर्ट ने फांसी दे दी है, ऊपर भी आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी, जैसा चल रहा है इसको वैसा चलने दें, और सबने अपने मन में ले लिया। आज सियासत की राजनीति कर रहे हैं सब लोग, उनके घरों पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी वालों ने मुकदमे में पैरवी के लिए ढंग से प्रयास क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं कांग्रेस वालों ने बढ़िया पैरवी उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करा? आज आप बाल की खाल निकाल रहे हो, वो तब निकाल रहे हैं जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ गया, और उच्च न्यायालय का फैसला, अब इस सियासत को छोड़ के बिल्कुल अभी भी बहुत टाइम है, आप इसकी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करवाओ। मेरा एक छोटा सा सवाल है लोहाड़िया साहब, जैसे बीजेपी ने भी कहा कि हम इसके लिए SLP दायर करेंगे। SLP दायर करने के लिए गवर्नमेंट कह चुकी है, मुख्यमंत्री का खुद का बयान 3 दिन बाद ही आ गया कि SLP की तैयारी के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, और उसकी तैयारी करें और मॉनिटरिंग करें, अच्छे लॉयर्स का पैनल तैयार करें ताकि सजा से नहीं बच सके। बीजेपी भी कर रही, तो क्या बीजेपी के पास में क्या राइट है, या मतलब उसमें पिटीशन फाइल करके कह सकते हैं हमें भी पार्टी बनाया जाए, या फिर अगर गवर्नमेंट कर रही है तो आई थिंक वो सफिशिएंट है? देखो, गवर्नमेंट का फैसला स्वागत योग्य है, और वास्तव में सियासत की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए इस जगह होना चाहिए कि जो कमी रह गई, क्योंकि एक केस और अभी जो डिफ्यूज बम हुआ था उसका भी पड़ा हुआ है, उस केस के बारे में क्या हद तक, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले कौन कौन इकट्ठे हुए, क्या मीटिंग हुई, क्योंकि फैसला इसमें आया है तो फैसला उसमें भी मान के चलो आप, न्यायालय का फैसला है, तो जब बॉम्ब ब्लास्ट वाले ही बरी हो सकते हैं तो डिफ्यूज बम वालों का तो वो तो बम ब्लास्ट ही नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले उस पे विचार करना चाहिए। उसके लिए अगर आपको लगता है कि सियासत की राजनीति चल रही है तो वकीलों की कमी नहीं है, वकील भाजपा से जुड़े हुए हैं, वकील कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वकील बहुत सारे और भी वकील है, आप ज्वाइंट कमेटी बना के मीटिंग कर लो,
आप 5, 7, 10 आप वकीलों सही को कह रहे हैं, नाम बिल्कुल ले लो, आप सही आप- कह रहे हैं। इसमें राजनीति देखिए मकसद सबका यही है, मकसद बीजेपी का भी वही है और कांग्रेस का भी, और आई थिंक पूरे जयपुर का भी वही है, राजस्थान का भी, देश का भी पूरा वही कि कोई भी हत्यारा बचना नहीं चाहिए। अपराधी बचना नहीं तो चाहिए। बड़प्पन तो सर वहां दिखाया जाना चाहिए कि आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए, हम आपके साथ में खड़े हम आपके साथ हैं। खड़े तो हैं। मुझे लगता है कि जो पीड़ित है उनके साथ में शायद मजबूत सांसें उनकी और हो पाएगी। पाएगी, और अगर आप खींचातान करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई हासिल होगा। डाइवर्ट और चले जाएंगे, मीडिया वो अपना मजा लेता रहेगा, लोग उसमें आजकल सोशल मीडिया उस पर किस किस तरह के लोग जोक्स डालते हैं, इन सब चीजों को जोक्स भी देख डाल रहे हैं। करके। फिर क्या है, देखो आपने भी योगेंद्र जी बताया, जो जोक्स डालते हैं उसमें सरकार की भी किरकिरी होती है। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में भी रही है, विपक्ष में है अभी। सबसे बड़ी क्या है, न्यायालय के ऊपर टिप्पणी होती है ना, जी। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाजपेयी साहब, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, अब मैं इस बात को लेकर के मंडे को पता कराऊंगा, क्योंकि मुझे 2 पीड़ितों ने ये बात कही है कि उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे को जो पैकेज की बात कही थी, डेयरी वगैरह के लिए शायद कुछ इस तरह की चीजें थी, वो क्या आप तो ये पता करो कि कितने लोगों को दे दिया और कितने लोग अभी भी बेचारे फाइलों के चक्कर में लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग भी डिमांड कर सकते हैं, वाजिब बात है, उन लोगों को न्याय के साथ साथ ये भी मिलना चाहिए। अगर कमिटमेंट गवर्नमेंट का है तो मिलना चाहिए। ये कहा मुझे किसी ने, लेकिन उन्होंने नाम भी बताया है, मैं वो चीजें अब यहाँ नहीं लिख सकता, आप सबके सामने नहीं कर सकता। लेकिन मैं मंडे को कोशिश करूंगा कि वास्तव में जिन्हें डेयरी के लिए और इनके लिए कहा गया था, उन्होंने कहा कि मंडे को हम आकर के आपको लेटर वगैरह सब दिखा सकते हैं। अगर ऐसा है तो तिवारी साहब, आप भी जयपुर के वासिंदे हैं, ये बेशक बीकानेर के हों, लेकिन देखिए कहीं का भी व्यक्ति हो, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में ब्लास्ट हुए तो हम लोगों को तकलीफ नहीं हुई। किसको नहीं होगी तकलीफ? हर किसी को होती है। वो कोई भी नहीं होता है इस समाज के अंदर किसी के लहू का प्यासा हो। ये हम लोगों की एक सोच बन जाती है कि उसने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा इसमें मैं, तिवारी साहब, मैं आप ही के पास है, देखो नेग्लिजेंसी तो है इसमें, क्योंकि मॉनिटरिंग का अभाव रहा। ऐसा नहीं है कि मिस्टर यादव या एसओजी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जानबूझ के कोई लेको ना छोड़ा को। कौन किसको बचाना चाहेगा? आज मालूम नहीं है कि अखबारों में लोग आएंगे, पूछेंगे कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। कोई नहीं चाहता ऐसे केसेस में। लेकिन एक ही चीज की कमी है, उसकी मॉनिटरिंग की। सर, अगर मॉनिटरिंग समय से होती, फाइलों को पूछा जाता, इतनी मीटिंग्स होती हैं गृह विभाग की, दूसरी चीजें, कोई पूछ नहीं पाया कि हाँ सीरियल ब्लास्ट का भी फैसला आने के बाद में क्या तैयारी है, किस तरह से क्या केस का स्टेटस है। आपको क्या लगता है कि पूछा जाना चाहिए था ये? योगेंद्र भाई, आपकी बातें सब ठीक है। अभी लोहाड़िया जी जो विधि ज्ञाता हैं, लग रहा है कि जब निचली कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी तमाम अभियुक्तों को, तो लगता है कि हमारा विधि तंत्र कहीं खामोश होकर बैठ गया कि ठीक, अब नीचे की वही तो हम कह रहे हैं कि तो अब उसमें मॉनिटरिंग कम हुई तो पकड़ में कौन आएगा? पकड़ में आएगा डबल एजी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अच्छे वकील लगाएं या खुद जाएं या अपनी टीम को लगाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया, मैं खुद शामिल था। सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरमैन थी, अशोक गहलोत जी विपक्ष के नेता थे। हम दिल्ली से आई सोनिया गांधी अशोक गहलोत जी के साथ में एसएमएस हॉस्पिटलों में और सारी जगह पर जाकर, जहां ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली के नेताओं ने भी आकर के उनकी सार संभाल ली थी। और मैं फिर आज एक नाम लेना चाहता हूं, रवि नैयर का। वो समाज सेवी हैं। उन्होंने इन बम ब्लास्ट के जो पीड़ित थे, जिनके पिता मर गए थे, जिनके घर में छोटे बच्चे थे, उनकी सामूहिक शादी की जिम्मेदारी उठाई रवि नैयर ने। मैं राजनीति से परे हट करके कह रहा हूँ, वो समाज सेवी ने लोगों की मदद करी। सरकार ने तो काम नहीं करी। और आप अभी कह रहे थे कि हॉस्पिटल के बाहर जब रक्त की जरूरत पड़ी तो हजारों युवा पहुंच गए थे कि हम सबसे पहले जाएं। तो ये मानवता की सेवा थी। कोई भी इंसान मरता, इंसानियत मारी जाती है, चाहे वो कांग्रेस के राज में मारा जाए, चाहे वो भाजपा के राज में मारा जाए। लेकिन 15 साल बाद में आप किसी के घर पे जाकर के कहो तेरा बाप मर गया था, आज मैं तेरे साथ में हूं, ये राजनीति की शालीनता नहीं है। आप उनको मदद तो करो। आप खुद ही कह रहे हैं अभी तक उनको पैकेज नहीं मिला। मदद चाहिए, चलिए उनको। ये तो आप उनसे सरकार, इन्हीं से सवाल करिए आप कि जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मैं जवाब लूंगा इसको। मैं कह रहा हूँ, जब आप तक ये खबर है कि अभी भी जो कुछ भी पैकेज अगर वसुंधरा जी के जमाने में दिया गया था, उनको आपने नहीं दिया 15 साल। अरे वसुंधरा जी तो 2008 से लेकर के 14 तक फिर मुख्यमंत्री बनी थी। आपने क्या नहीं किया? साथ में ही मैंने क्या कहा, ये हमें किसी ने बताया। मंडे को सज्जन आएंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे।
वास्तव में हो तो हम आप ही लोगों को कहेंगे कि इनकी मदद करवाइए, बीजेपी के लोगों को उन्हें कहेंगे कि हाँ, इनकी मदद करिए। मैं आज वादा कर रहा हूँ शासन की तरफ से, अगर कहीं कोई पीड़ितों को तत्काल का अगर पैकेज नहीं मिला, मैं वादा कर रहा हूँ आप उस पैकेज को हम दिलवाएंगे। सरकार सर मदद करिए, दोनों सामूहिक रूप से उनकी मदद करेंगे। राजपुरोत साहब समय कम है, 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा। देखिए बीजेपी का मोटिव क्या है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना, बहुत अच्छी बात है। और आप गवर्नमेंट कह चुकी है, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि एसएलपी दायर करने के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं और तैयारी चल रही है। मैंने आज ही महेश जोशी से बात की है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि हमारी डिबेट है इस पे क्या तैयारी की, बिल्कुल इसको लेकर के मीटिंग भी हो चुकी है हमारी एक, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से एक अच्छे पैनल तैयार करके और उसमें हम जल्दी से जल्दी उसकी एक्सरसाइज चल रही है। आप लोगों का मोटिव भी यही है कि उस पे एसएलपी दायर करके और न्याय मिलना चाहिए जी। लेकिन इनका ये कहना है कि घरों पर जाने का औचित्य क्या, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा, लंबा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सबसे पहले तो ये है कि योगेंद्र जी, किसी के घर में की समस्या होती है, किसी के भी, आप राजनीति छोड़ो इसको, अभी मित्र ने बताया अगर रासों की राजनीति, ये शब्द मेरे को इतना खराब लगता है, मैं जीवन में कभी ऐसा शब्द किसी से सुनना भी नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं कि जो पीड़ित पक्ष है का फैसला आने के बाद में, तुरंत फैसला आने के बाद में, क्या किसी का आंसू पहुंचना अपराध है? क्या किसी को जाके ये पूछना? अरे राजेंद्र राठौड़ तो तत्कालीन सरकार में मंत्री थे, चेतन भाई 15 साल में राजेंद्र राठौड़ राजनीति चमकानी, इसलिए नहीं चमकानी। अगर अपन किसी पड़ोसी के बीमार का मैं ये कह रहा हूँ, अगर पीड़ितों का आंसू पोंछना अपराध है तो ये अपराध भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी और परमानेंट करेगी। क्यों नहीं करेगी? जयपुर की जनता को जो घाव मिला है, सांत्वना देने का अधिकार भी नहीं है। उनकी समस्या को मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या अपराध है? सर न्याय के पार्ट पर अब वास्तव में सरकार को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए उसमें? देखो योगेंद्र जी, जो अभी तिवारी जी ने एक बात कही कि राजेंद्र यादव एक डबल एजी है राजेंद्र यादव, ठीक है, आप दोषी मत मानो उनको। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक शायद राजस्थान पुलिस की केस ऑफिसर स्कीम है जिसमें हर जो ऐसा केस होता है, जिस केस को बहुत सेंसिटिव समझते हैं, उसमें केस ऑफिसर बनता है उसमें। बिल्कुल क्यों नहीं सरकार ये जिम्मेदारी कर रही है? वो केस ऑफिसर जो फैक्ट्स राजेंद्र जी को बताए होंगे कोर्ट्स में उन लोगों ने, या जो फैक्ट नीचे से आए होंगे वही फैक्ट्स आए होंगे आपसे जो अभी बातचीत हुई उसमें। अगर इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह ढंग से कर लेते, एसएलपी तैयार होनी चाहिए, जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, कानूनविदों के साथ बैठना चाहिए, और जो नीचे वाली कोर्ट का फैसला था उन दोनों फैसलों में से चीजें निकालनी चाहिए और उसी आधार पर एसएलपी करने। मैं आपके माध्यम से एक चीज और क्लियर कराना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा कि क्यों नहीं है एनआईए को ये केस सौंपा गया। जनाब मैं आपको कहना चाहूं, एनआईए वो पावर है, गठन के साथ ही अधिकार दिया गया, आतंकी घटनाओं में खुद ही अपने हाथ में वो जांच ले सकते हैं। उन्हें किसी सरकार की रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भी तूल दे देने वाली बात, आई थिंक ये बहुत घटियापन होगा, क्योंकि एनआईए को राइट है, ले सकता है। जिसका भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाल रखा है कि भाई जहां बम ब्लास्ट होंगे या कोई इस तरह से देश के विरोध में कोई ऐसी घटना होगी उसमें एनआईए आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय हो चुका है और यही कहना चाहेंगे कि उन पीड़ितों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगी और सियासत से ज्यादा फोकस हम करें कि उनको न्याय कैसे मिल सकते हैं। उन पीड़ित परिवारों के गुनाहगार नहीं है, वो इस समाज, इस देश, जयपुर प्रदेश सबके गुनाहगार हैं। एक पीड़ित नहीं है, इस मुझे लगता है कि जिसने देखा या सुना वो सभी लोग कांप उठे थे। तो अंदाजा लगाइए कि वो कितने पीड़ा की हर किसी को हुई होगी और हर कोई साथ है। बात सही है कि समय पे पूरे लंबे समय कोई नहीं होता, जिसके पास में तकलीफ होती है उसी को झेलना होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज भी बात केवल बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर किसी को मदद चाहिए, हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी, तो आप बताइए। तो यही एक सबसे बड़ी कहूं कि एक समाज होता है, उसका हिस्सा जिसके लिए हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।